अब देखो जरा, हमने चार्ज को तो यहाँ पर स्टडी कर लिया, हमने जो बातें की वो किसके बारे में बात की, चार्ज के बारे में। चार्ज का पूरा नेचर जान लिया, चार्ज का बिहेवियर जान लिया, चार्ज के बारे में सब कुछ जान लिया। अब चार्ज के बीच में फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। हमने बताया था कि डी अगस्टाइन कूलॉम जो थे उन्होंने ही चार्ज के बीचेस में जो फोर्स थे उनका इंटरेक्शन के बारे में उन्होंने ही डिफाइन किया था। तो हम यहाँ पर जो पहला लॉ पढ़ने वाले हैं कूलॉम सर का, वो कूलॉम्स लॉ है। और वो उन्होंने चार्जेस के बीच में क्या, जो चार्जेस होते हैं, एक चार्ज नहीं काफ़ी चार्जेस जो होते हैं, जैसे दो हैं, दो से ज़्यादा हैं, तो उनके बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो उनके बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो क्या लगेगा, उनके बीच में फोर्स लगेगा। तो उसी फोर्स के बारे में उन्होंने अपना एक नियम दिया था, एक लॉ दिया था कि किस तरीके से उनके बीच में जो फोर्स होता है वो वर्क करता है। तो उसी को डिफाइन करते हैं हम कूलॉम्स लॉ में। तो चलिए कूलॉम्स लॉ को हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में, देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस है, एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। आप देख पा रहे हो दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर मौजूद, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, अब आप देखो जरा उनके बीच में फोर्स कैसा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको साइन तो मौजूद दिया है। तो यही देखो उन्होंने जो बताया वो सभी के लिए एप्लीकेशन बताई कि पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से होंगे, तो फोर्स कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा या रिपल्सिव हो जाएगा। तो जो फोर्स होगा दो चार्जेस के बीच में, वो चार्जेस के नेचर पर डिपेंड करेगा कि अगर चार्जेस कैसे हैं, जैसे एक चार्ज है जैसे Q1 नेगेटिव और एक जो Q2 है वो कैसा है, पॉजिटिव, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो निश्चित तौर पर अट्रैक्टिव होगा। लेकिन अगर Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, वो रिपल्सिव नेचर का होगा। तो कूलॉम सर ने ये बताया कि इफ टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल r, यानी कि अगर दो चार्ज किसी दूरी स्मॉल r पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, यानी अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन इन बिटवीन देम इज गिवन बाय या इज डिपेंड्स ऑन, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये उन्होंने इस वाले पार्ट में हम लोगों को बताया। तो चलिए उसी की हम लोग यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। देखिए जरा, यहाँ पर मैंने बात बताई कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। लाइक चार्जेस रिपल अपोजिट अट्रैक्ट, अपोजिट क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वर्क कैन बी डन टू स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। ये डायग्राम से बहुत सी चीजें क्लियर हो गई। हम नेगेटिव को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिव को पास ला रहे हैं, तो यहाँ पर देखो उल्टा कहानी हो रहा है, नेगेटिव पास आ रहा है और पॉजिटिव वाला क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है, क्योंकि ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए आगे चैप्टर में बढ़ लेते हैं, कूलॉम्स लॉ को हम स्टडी कर लेते हैं। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, इफ देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस थे, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल आर, यानी एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, स्मॉल आर। तो कूलॉम मेजर्ड द फोर्स, कूलॉम सर ने क्या किया, उनके बीच में फोर्स को मेजर किया। कैसा फोर्स हो सकता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस एंड फाउंड दैट, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जब मेजरमेंट किया तो अपने एक्सपेरिमेंट में एक चीज उन्होंने निकाली, खोज निकाली, वो क्या थी, देखिए जरा क्या कहा उन्होंने कि जो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या होगा, इज वेरिड इनवर्सली, यानी जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसके, इनवर्सली इज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर बिटवीन द चार्जेस। तो उन्होंने क्या बताया कि जो फोर्स लगता है दोनों ही चार्जेस के बीच में, ये और ये दोनों ही चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो हमने इसको एफ ही लिख दिया, आप चाहे एफ लिख सकते हैं। तो वो डिस्टेंस के, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। तो यहाँ से एक बात और निकल के आ जाती है, मैं यहीं पर बता देता हूँ कि जो कूलॉम्स लॉ है, देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड करता है। जो कूलॉम्स लॉ होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड करता है। क्यों इनवर्स स्क्वायर लॉ है, क्योंकि जो फोर्स दोनों चार्जेस के बीच में है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्स मतलब अपोजिट में, तो क्या हो गया, इनवर्स मतलब अपॉन में आर स्क्वायर और स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर। तो इनवर्स मतलब अपॉन का अपॉन में यानी डिवाइड बाय, और स्क्वायर का मतलब स्क्वायर, तो आर स्क्वायर। ये हमने क्या मान लिया, ये हमने मान लिया कि पहली इक्वेशन। तो कूलॉम सर ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक चीज निकाली कि जो फोर्स होता है वो किस तरीके से होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड करता है, और वो फोर्स क्या होता है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
आर स्क्वायर, इसको हमने मान लिया क्या फर्स्ट इक्वेशन। चलिए आगे देख लेते हैं फिर क्या कहा उन्होंने। एंड देखो उन्होंने फिर दूसरी बात भी फाइंड की, क्या, एंड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। देखो मैग्नीट्यूड का मतलब है ना पॉजिटिव से मतलब है ना ही नेगेटिव से मतलब, यानी उन्होंने बात कही कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्ज Q1 और Q2, उन दोनों के मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट, देखो जरा प्रोडक्ट है उनका, मल्टीप्लिकेशन है, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करता है। यही दो बातें थी बस कूलॉम सर में। क्या था कि दो चार्जेस हैं कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है वो फोर्स क्या होगा। पहली बात क्या बताई कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और दोनों ही चार्जेस के प्रोडक्ट, लेकिन कैसे, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट मतलब उसके मॉड के, हमें उसके साइन से मतलब नहीं है, साइन केवल नेचर बताएगा कि फोर्स एट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं, ये बात भी अब बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। एंड एक्टेड, देखो उन्होंने और क्या बताया, एंड एक्टेड along the line of joining the two charges, और जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो लगता है वो कहाँ लगता है, दोनों ही चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग। जैसे ये दोनों चार्जेस को ये जो लाइन जोड़ रही, तो इसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ये चार्ज यहाँ, एक दूसरे के सामने इनकी लाइन ये होगी और फोर्स इधर से कहीं से Q2 वाला लगा रहा है। सोचो आप, Q2 वाला चार्ज यहाँ कहीं से फोर्स लगाएगा, क्या इनके बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा वो कहाँ, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही लगेगा। किसके एलोंग लगेगा, लाइन के एलोंग, या एट्रैक्शन या रिपल्सन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो फोर्स वर्क करता है वो कहाँ पे वर्क करता है, दोनों ही चार्जेस को, दोनों ही पॉइंट चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के एलोंग वर्क करता है, या एट्रैक्टिव या रिपल्सिव। इट इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। तो बात समझ में आई, कूलॉम सर की दो बातें यहाँ पर हम लोगों ने देखी, कौन कौन सी, कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस। चलिए इस चीज को हमने क्लियरली समझ लिया होगा। आगे देख लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है, देखो जरा अब आगे देख लेते हैं कि लिखा हुआ है 10 if two point charges Q1 and Q2 are separated by a small r distance in vacuum। अब देखो यहाँ पर एक बात आ रही है वैक्यूम, यहाँ पर मैं इस बात पे क्यों फोकस करूँ, क्योंकि दो चार्जेस जब वैक्यूम में रखे हो, मतलब कि वहाँ पर कोई एयर ना हो, तब भी उनके बीच में फोर्स लगेगा, लेकिन वो फोर्स कुछ अलग टाइप का होगा। लेकिन जब हम उसको किसी मीडियम में रख देंगे, मीडियम का मतलब है जैसे कहीं पर एयर हो, जैसे उन्हीं दो चार्जेस को हमने क्या किया, पानी में डाल दिया। आपने देखा होगा जो हमारे वायर्स हैं, जो सिग्नल्स हैं, वो अंतरिक्ष में भी, यानी कि आप देखेंगे स्पेस में भी वर्क करते हैं, वैक्यूम में भी वर्क करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वैक्यूम में भी वर्क करती है, और किसी मीडियम में भी। जैसे कि आप देखेंगे जो लाइन्स बिछी रहती हैं ज़मीन के अंदर, तो मीडियम में फोर्स अलग लगेगा चार्जेस के बीच में, और जब हम किसी अलग जगह रख देंगे वैक्यूम में, स्पेस में, तो वहाँ पर फोर्स अलग लगेगी। अब मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं, एयर भी हो सकती है, वाटर भी हो सकती है, ऑयल भी हो सकती है, स्पेस भी हो सकती है, वैक्यूम स्पेस बात वही है, और भी जितने भी मीडियम्स हैं, कैसलीन भी हो सकती है, वुड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर सर ने एक बात कही है कि 10 if 2 point charges Q1 and Q2 are separated by a distance small r in vacuum, the magnitude of the force between them is given by। तो देखो उनके बीच में जो मैग्नीट्यूड होगा, तो हम लोग पहली चीज़ तो जान चुके हैं कि जो F होगा वो पहली बात उन्होंने कही थी कि डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी बात क्या कही थी, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस, इस बात पर भी डिपेंड करेगा, करेगा कि नहीं। तो इन्हीं दोनों से क्या हम एक बात नहीं कर सकते, जो F होगा इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 का मल्टीप्लिकेशन अपॉन आर स्क्वायर, कह सकते हैं कि नहीं। अब क्या होगा, यहाँ पर हमने ये चीज़ तो देख ली, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से निकल के आई बात। अब हम इसी चीज़ को थोड़ा आगे और बढ़ा सकते हैं। चलिए दूसरा तरीके से देखते हैं। अब देखो इस कांस्टेंट को, इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ गया K Q1 Q2 का मॉड मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो K है, वेयर जो K है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी
कांस्टेंट, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ही हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि इसको हम डायरेक्शनल कांस्टेंट भी कह सकते हैं, तो कुछ भी यहाँ पर कह सकते हैं। तो मेनली जो कूलॉम सर का फॉर्मूला निकल के आ गया वो फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब के की जो प्रैक्टिकल वैल्यू सर ने निकाली, जो के है उन्होंने जब इसको सॉल्व किया, इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू निकाली, के की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एफ साइलेंट नॉट। देखो ये ई बनाया और उसके नीचे अगर 0 लिख दिया तो ये इसको पढ़ा जाता है एफ साइलेंट नॉट, एफ साइलेंट नॉट। तो के की जो प्रैक्टिकली उन्होंने वैल्यू निकाली, जो प्रैक्टिकली वैल्यू निकाली, इस चीज को आप नोट करते जाना, अभी हम लोग फिर से देख लेंगे। तो एफ इज इक्वल टू क्या निकल के आया, 1 अपॉन 4 पाई एफ साइलेंट नॉट, क्या, मॉड ऑफ Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द डेफिनेट फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। यही है कूलॉम फोर्स और यही है कूलॉम्स लॉ। अब फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव चार्जेस के नेचर पर बेस्ड हो जाएगा। तो कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स फोर्स समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे वो 3 ही पॉइंट थे। क्या, पहली चीज तो उन्होंने बताया कि जो फोर्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, और क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट या मॉड ऑफ द चार्जेस इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से हमने देख लिया फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको हटाएंगे, इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो क्या हो जाएगा, के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बात समझ में आ गई। और के की प्रैक्टिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर में आ गई। चलिए देख लेते हैं आगे। देखो जरा, यही हमारे सर थे कूलॉम सर। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कैसे आया ये के वाला, समझ में आ गई बात। चलिए आगे देख लेते हैं। वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। के को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। और देखते हैं क्या है, देखिए जरा। प्रैक्टिकली के की वैल्यू क्या होती है, मैंने पहले ही बता दिया कि प्रैक्टिकली के की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि के को जब सॉल्व किया गया तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, 9 इंटू 10 टू पावर 9, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। और जो एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम क्लियर ही कर लेते हैं, नोट कर लेना आप लोग। तो देखो, के इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, इतना निकल के आ गया। और एप्सिलॉन नॉट को जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पर अगर नॉट लगाए, एप्सिलॉन के नीचे नॉट लगाए तो फ्री स्पेस है, और अगर नॉट हटा दो, ये अगर ऐसा अकेला लिख दो, तो ये जो होगा वो क्या होगा, वो होगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसी भी मीडियम की, मीडियम कौन सा हो सकता है, हमने पानी में रख दिया दोनों ही चार्जेस को उठा के, हमने किसी वुड पे रख दिया, किसी आयरन में रख दिया, मतलब कि उनके बीच में कोई मीडियम मौजूद हो। तो एप्सिलॉन को हम क्या बोल देंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और के की वैल्यू कितनी होती है, वहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हम बता देते हैं जो मैथमेटिकली सॉल्व की गई, वो क्या है, 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। अब एप्सिलॉन नॉट की यूनिट भी पूछी जाती है, तो पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम एप्सिलॉन नॉट की यूनिट भी जान लेंगे। तो क्या निकल के आ गई, हमने यहाँ पर देख लिया, एक तो के की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसी फॉर्मूले को हमने ऐसा भी लिख सकते थे ना, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा भी तो कह सकते हैं, यही तो कूलॉम लॉ है, यही तो सी लॉ भी कह सकते हैं हम लोग इसको, हम बार बार इसको सी लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, सीला नहीं, सी लॉ। समझ में आई बात करें। चलिए आगे देख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमने देख ली। अब देखो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने देख ली 8.854 इंटू 10 टू पावर -12।